नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारियों के साथ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद के शिक्षा नीति के बदलने का समर्थन करने और उसको लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के सह नितिन नवीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मदरसे में क्या शिक्षा दी जाती है ये सब जानते हैं। वहां बम और गोली बारूद की चर्चा होती है। आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा दी जाती है। मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है। गुरुकुल की जो शिक्षा होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं अब कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने मदरसों में आतंकी शिक्षा दिए जाने का खुलासा किया है तो देश के गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। यही नितिन नवीन झूठ बोल रहे हैं तो बीजेपी नितिन नवीन को बर्खास्त करे। तो बता दें कि किस तरीके से एक बार फिर से मदरसों पे सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने। उन्होंने कहा है कि मदरसों में बम बनाने की शिक्षा दी जाती है, बारूद की शिक्षा दी जाती है। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है। आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन के इस खुलासे के बाद कि देश भर में मदरसों में बम बनाया जाता है, बारूद बनाया जाता है, असलहे चलाने की शिक्षा दी जाती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है कि मदरसों में ऐसी असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं, आतंकी गतिविधियां होती हैं, तो देश के गृह मंत्री को अपने पद में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। या तो नितिन नवीन झूठ बोल रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल साबित हो रही है। यह नितिन नवीन झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांग के नितिन नवीन को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करे या तो देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे। साथ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है रायपुर से। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी ने मदरसों की शिक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल स्वीटी, जिस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा या कहना लाजमी होगा कि जो मदरसों को लेकर जो रार देश भर में चली आ रही है अब उसकी आज छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गई है। क्योंकि जिस तरह से यदि मैं इस पूरे वाकये की बात यदि करना चाहूँ तो सबसे पहले जो ज्योतिषा पीठ के जो शंकराचार्य है उनका बयान आता था कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यदि मदरसों में धर्म की पढ़ाई हो सकती है तो स्कूलों में धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। तो इसी बयान को नितिन नवीन ने आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि मदरसों में किस तरह से जो पढ़ाई होती है, ये कह सकते हैं कि ये बयान जो है वो एक किसी बड़े नेता के लिए ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं किसी धर्म के, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो देश की सत्ता में अगर भाजपा है और भाजपा का एक बड़ा नेता इस तरह का बयान दे रहा है तो जाहिर तौर पर पूरे देश में इस बयान को लेकर घमासान मचना लाजिमी है। और यही छत्तीसगढ़ के अंदर भी हुआ है और छत्तीसगढ़ में लगातार इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है कि भाजपा किस तरह से धर्म विरोधी है, किस तरह से मदरसों के खिलाफ भाजपा बात कर रही है। तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि इस बयान की जो आंच है वो छत्तीसगढ़ में फैल रही है और लगातार इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं की जा रही है। जी, अब वहीं देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी वर्सेस बीजेपी करने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके से बयान सुना हमने कांग्रेस के नेता का, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है या तो नवीन झूठ बोल रहे हैं या फिर देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, यानी कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी करने की तैयारी है कांग्रेस की। जिस तरह से जो भाजपा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुशील आनंद शुक्ला, उनका जो बयान आया है उसका बयान यही कहता है कि एक तो सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बयान सच है नितिन नवीन का तो जाहिर तौर पर देश भर में इस तरह से आतंकवाद की पढ़ाई मदरसों के अंदर हो रही है। तो उन्होंने एक गेम खेला है एक अपने बयान के जरिए कि किस तरह से बीजेपी को परेशानी किया जाए, पूरे मामले को लेकर किस तरह से बीजेपी का मुंह बंद किया जाए। तो
यदि इस मामले को यही कहा जा सकता है कि उन्होंने भाजपा पर ही सीधा संकट है, और जहां तक उन्होंने गृह मंत्री से जो अमित शाह है उनसे इस्तीफे की मांग भी कर दी। जी देखिए, ये जो बिगड़े बोल बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये कई बवाल को पैदा कर सकता है। जाहिर तौर पर जिस तरह से देश की स्थिति हो गई है कि एक तरह से धर्म के प्रचार करना, धर्म की बात करना और धर्म को टारगेट करना, ये एक अगर देश की बात की जाए तो एक हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ हम धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये काफी इस बयान को गलत ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर देश को बांटने की बात की जाती है, धर्म के विरुद्ध बात की जाती है, तो ये कतई इसे गैर जिम्मेदाराना बयान भी कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माफिया अतीक अहमद और बेटे उमर पर कसा शिकंजा। सीबीआई कोर्ट में कारोबारी के साथ मारपीट मामले में ये शिकंजा कसा गया है। कोर्ट में वर्चुअली अतीक और बेटे की हुई थी पेशी। कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय हो चुके हैं। मामले में अगली तारीख 21 अप्रैल को हो सकता है सजा का ऐलान। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 21 अप्रैल को जो है सजा का ऐलान हो सकता है। माफिया अतीक अहमद और बेटे उमर पर शिकंजा कसा है। आरोप तय हो चुके हैं। 2018 का ये पूरा मामला है और सीबीआई कोर्ट में कारोबारी के साथ मारपीट मामले में ये शिकंजा जो है वो कसा है। बता दें कोर्ट में वर्चुअली अतीक जुड़ा था। साबरमती कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अतीक को जोड़ा गया था। तो कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे का आरोप तय हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई जो है 21 अप्रैल को हो सकता है सजा का ऐलान। बता दें कि अगली तारीख 21 अप्रैल रखी गई है, उस दिन सजा का ऐलान हो सकता है। तो एक के बाद एक बड़े झटके अतीक अहमद एंड फैमिली को लगते जा रहे। एक और बड़ा झटका अतीक और उनके बेटे को लगा है कि इस मामले में जो है उनके ऊपर आरोप तय हो चुका है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, उसमें सजा का ऐलान हो सकता है। तो बता दें माफिया अतीक अहमद और बेटे पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और एक और बड़ा झटका अतीक अहमद को लगा है। बता दें कि इस मामले में कारोबारी का अपहरण करने मामले में जो है अब उन पे आरोप जो है वो सिद्ध हो चुके हैं और 21 अप्रैल को मामले में सजा का ऐलान होगा। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, उस दिन सजा का ऐलान हो सकता है। जारी जानकारी के साथ चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। चंदन देखिए, एक और बड़ा झटका अतीक एंड फैमिली को। देखिए स्वीटी, आपको बता दूं 2018 का ये मामला है। राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर के बड़े व्यापारी हैं मोहित जायसवाल। उनको जो है इनके अतीक अहमद के गुर्गों ने पहले जो है उनको अगवा कर उनको एसयूवी में बैठाल के जो है 2018 में जब ये अतीक अहमद जब देवरिया जेल में बंद था तब उसके पास लेके गए थे। उससे रंगदारी पहले मांगी गई। जब रंगदारी देने से उसने मना किया तो उसको जो है मारा पीटा और उसकी करोड़ों की संपत्ति इन्होंने लिखवा लिया था। उसके बाद आज उसी मामले में जो लखनऊ बेंच है, जो सीबीआई कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट की जो स्पेशल बेंच है वहां पर सुनवाई थी, जिसमें अतीक अहमद साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था और जो उसका बेटा था वो वहां पर जो है लाया गया था। हालांकि इसमें आरोप तो सिद्ध हो गए हैं, लेकिन जो मामले की जो अगली जो सुनवाई है वो 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल को देखिए बड़ा फैसला स्वीटी आ सकता है, हो सकता है सजा भी सुनाई जा सकती है। जी देखिए, एक के बाद एक बड़े झटके अतीक एंड फैमिली को लगते जा रहे हैं। पहली बात की जाए तो शाइस्ता परवीन पर भी लगातार शिकंजा कस रहा था, यानी कि पूरी फैमिली तितर बितर हो चुकी है। चंदन, तो अतीक अहमद एंड फैमिली है ये, इस पर जो है एक बाद एक फाइलें खुलती जा रही है और लगातार जिन फाइलों में ये फाइली है उस पर इनको सजा और इनके ऊपर जो जुर्माने हैं वो बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आज उमर जब कोर्ट में आया था और कोर्ट में जब मीडिया से रूबरू हुआ तो उसका साफ तौर पे ये कहना था कि अतीक एंड फैमिली को फंसाया जा रहा है। जो औरतें हैं उनको जबरदस्ती मतलब बेगुनाह है उनको भी जो है कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा। तो अतीक जो अतीक का जो बेटा है उमर जिस तरह से मीडिया से बात कर रहा था तो स्वीटी साफ तौर पे ऐसा जता रहा था कि हम एकदम पाक साफ है। लेकिन जिस तरह से ये जो आज ये फैसला सुनाया गया, ये जो फैसला आया था उसके बाद ये जो आरोप सिद्ध हुए तो साफ तौर पे ये जाना जा रहा है कि अतीक अहमद एंड कंपनी जो इनका जो परिवार है
ये पूरी तरह से हर घटना में संलिप्त है। लेकिन 21 तारीख यानी 21 अप्रैल को जो फैसला आना है, सबसे अहम फैसला ये माना जा रहा है। स्वीटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो माफिया अतीक अहमद और उनके बेटे पे लगातार शिकंजा कस रहा है। बता दें कि आरोप सिद्ध हो चुका है। 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, उसमें सजा का ऐलान भी होगा। तो एक के बाद एक बड़े झटके अतीक एंड फैमिली को लगते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 का ये पूरा मामला है जिसपे अब शिकंजा लगातार कस रहा है अतीक अहमद के ऊपर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार शरीफ और अन्य जगह पर हुए धार्मिक दंगों को लेकर शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने जमकर धार्मिक नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना था कि जो मस्जिद और मदरसे में अटैक हुआ है और मुसलमानों के साथ वहां पर ज्यादती की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जो देश का वजीर आजम बनना चाहते हैं, अगर वो ये नहीं कर पाए हैं तो वो कभी देश का वजीर आजम नहीं बन पाएंगे। इस दौरान छात्रों ने एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। तो देखिए किस तरीके से नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये वीडियो है जो लगातार सामने आ रहा है और हमारे पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। नारे लगातार लग रहे हैं और नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बिहार में जिस तरीके से दंगा हुआ है, मदरसों पे हमला हुआ है, मस्जिदों पे हमला हुआ है, उसको लेकर ये नारे लग रहे हैं। विरोध प्रदर्शन एक तरीके से जताया जा रहा है एएमयू के स्टूडेंट द्वारा। ज़्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कब से चल रहा है ये प्रोटेस्ट, अभी क्या हालात है? बिल्कुल, आज जो जिस तरह बिहार में घटना हुई उसको लेकर आज छात्र युवा सब इकट्ठे हुए और जो जुमे की नमाज के बाद में बाबी सैयद आए और वहाँ पर आगे उन्होंने जो प्रोटेस्ट निकाला और जो बिहार में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ या मिडिल क्लास में कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर इन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। जी, अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस प्रोटेस्ट को देखते हुए? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एटीएफ फर्स्ट मौजूद थे और बीसी के जो प्रॉक्टर है वसीम थे वो मौजूद थे, उनको एक ज्ञापन दिया गया और उन्होंने कहा कि जो ज्ञापन छात्रों द्वारा उनको मिला है वो उस ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कार्रवाई जो की जाएगी वो सरकार द्वारा डिसाइड की जाएगी। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर बिहार में आग लगी है लेकिन चिंगारी अलीगढ़ में भी देखने को मिल रही है। प्रदीप, देखिए, हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी कोई मुसलमानों के खिलाफ या फिर कोई चीज पूरे देश में कहीं पर भी कुछ होता है, देश की बात अगर छोड़ दें, हम बाहर की बात करें, विदेशों में भी कभी कुछ होता है तभी सबसे पहले यहाँ से इस तरह की प्रोटेस्ट निकालकर मांग की आवाज उठाई जाती है। जी, अभी भी नारेबाजी चल रही है, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है क्या? नहीं, अभी उन्होंने सिर्फ इनको एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की अगर कार्रवाई नहीं होती है, 1 या 2 दिन की वेट करेंगे, उसके बाद में कार्रवाई नहीं की जाती तो ये इस तरह के प्रोटेस्ट निकालेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन करने की बात छात्रों द्वारा कही गई है। एएमयू के प्रशासन का क्या कहना है इस पे? एएमयू प्रशासन ने ये इनका जो ज्ञापन था वो ले लिया है, कंप्लेंट का ले लिया गया और उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि जो मांग छात्रों द्वारा की गई है वो सारा पत्र जो है वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार छात्रों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? छात्रों की कोई बाइट निकल के सामने आई है, कोई बयान सामने आया है क्या? प्रदीप, बिल्कुल, छात्र तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई की है बिहार में, बिहार सरकार ने, छात्रों का यह तक कहना है कि चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, इनकी जो सरकार बनी है उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है और अगर ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार, जिस तरह से ये मुसलमानों पर जब कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे तो इनका ये सपना जो है हमेशा सपना बना रहेगा। और छात्रों का यहाँ तक कहना है कि अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में सरकार समझेगी उस भाषा में वो समझाने को भी तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से बिहार में जो दंगे हुए हैं, बिहार में जो झड़प हुई है उसकी आग अब जो है एएमयू में देखने को मिल रही है। ये एएमयू के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जो है वो नारेबाजी करें। बिहार में जो दंगे हुए हैं उसका विरोध लगातार जताया जा रहा है। उनका कहना है कि मदरसे और मस्जिदों को ही क्यों निशाना बनाया गया बिहार में, तो इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है।
धार्मिक नारे लगातार इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर से जो है बिहार में आग लगी है उसकी चिंगारी एएमयू में देखने को मिली। अब सीधे चलेंगे आजमगढ़, जहां पे सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले, 19 के पहले, जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से 2.5 घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी। और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग, महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी आजमगढ़ में किए थे। विश्वविद्यालय ने अपना सत्र प्रारंभ किया, बहुत शीघ्र उसके भव्य भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और आज आपकी एक विरासत को सम्मान देने के लिए हरिहरपुर घराना संगीत का एक ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को अपने अपने समय के उन मूर्धन्य विश्वविख्यात कलाकारों ने यहां से चल करके दुनिया के मंचों में उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया था। आजमगढ़ की इस विरासत को सम्मान दिलाने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ में आए हैं। मैं इस अवसर पर आजमगढ़ की कला की धरोहर की ओर से, आजमगढ़ के साहित्यकारों की ओर से, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस धरा पर आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 17 के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था। लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। ये दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है,
कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है, और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों, गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़, और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी, भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी। कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा, और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है, और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। और भाइयों बहनों, भारत माता के महान सपूतों का पूरा भारत अभिनंदन कर रहा है, और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज आजमगढ़ के दौरे पर आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आजमगढ़ की इस जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय गृह मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आजमगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? 4000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का योजना लेकर आज यहां पर योगी जी आए हैं। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
अंत तक सभी लोग पेंडोल में हाथ उठाए जरा। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भाई जयवीर सिंह जी, मेरे साथ पधारे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर सिंह जी, जोर से ताली बजाइएगा। आपके लोकप्रिय सांसद भाई नीलेश लाल निरुआ जी, नरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और आज आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महर्षि दुर्वासा, महर्षि देवल, चंद्रमा और महर्षि दत्तात्रेय की भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब आजमगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, श्री अंबिका सिंह, श्री उदय भान सिंह, श्री द्वारिका लाल, श्री श्याम नारायण लाल, ये सभी को श्रद्धांजलि देकर आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था, अहमदाबाद में बम धमाके हो गए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना, जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त इस जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सांवला मिश्र, देवी साहब प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, बुलबुल महाराज, श्यामलाल मिश्र, जोखू मिश्र, चाहे गायन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं